वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग स्टूडेंट। तो आप देख सकते हैं आज हम लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर। और ये क्वेश्चन पेपर है सामान्य हिंदी का। ठीक है, तो आपके जो 18 तारीख यानी कल जो आपके पेपर है यूपी बोर्ड एग्जाम में आप जो बैठेंगे पेपर आपके सेम इसी पैटर्न पे ही आएंगे। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए। देखिए खंड क में आपके क्या होंगे, खंड क में आपको जो है बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे। क्या है पहला, क नंबर है भारतेंदु युग की पत्रिका नहीं है सरस्वती, ब्राह्मण, हरिश्चंद्र चंद्रिका, आनंद, कादम्बिनी। तो इनमें से जो सही ऑप्शन होगा वो होगा सरस्वती पत्रिका। ठीक है, दूसरा है निम्न में से हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह है। प्रस्तुत प्रश्न तब की बात और थी, विचार प्रवाह या फिर पृथ्वी पुत्र। तो इनमें से जो हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह है वो है तब की बात और थी। देखिए आपको क्वेश्चन पेपर में जो है कहीं भी चिन्ह वगैरह कुछ नहीं लगाने हैं, ना पेंसिल से ना पेन से। ठीक है, आपको एग्जाम सेंटर में कहीं पे भी निशान वगैरह कुछ नहीं लगाने होते हैं। तो अभी हम देखेंगे कॉपी पे आप कैसे लिखेंगे। ग नंबर है द्विवेदी और छायावादी दोनों युगों में लेखन कार्य करने वाले लेखक है सरदार पूर्ण सिंह, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बालकृष्ण भट्ट या गुलाब राय। तो इनमें से जो कार्य लेखन करने वाले लेखक है वो है गुलाब राय। ठीक है, ऑप्शन चौथा। अगला है अशोक के फूल निबंध है। अशोक का फूल जो निबंध है ये किसके द्वारा लिखा गया निबंध है, किसका निबंध है, किस प्रकार का। ठीक है, ललित निबंध है या फिर मनोवैज्ञानिक निबंध है, बुद्धि प्रधान निबंध है या फिर ऐतिहासिक निबंध है। तो इनमें से जो निबंध है वो बुद्धि ललित निबंध है। ठीक है, अभी हमने इधर देखा, देखिए यहाँ पे क्या है, ललित निबंध है। अगला है रॉबर्ट नर्सिंग होम में रचना विधा है, रेखाचित्र, नाटक, रिपोर्टाज, कहानी। तो इनमें से जो रॉबर्ट नर्सिंग होम में रचना विधा है वो कौन सा है इन चारों में से। तो इन चारों में से जो है वो है रिपोर्टाज। उसके बाद दूसरा देखिए क्या है, तार सप्तक का प्रकाशन हुआ है। तो तार सप्तक का प्रकाशन किस वर्ष में हुआ है, सन 1943 में, सन 1931 में, सन 1947 में या फिर सन 1950 में। तो जो तार सप्तक का प्रकाशन हुआ है वो सन 1943 में हुआ है। ठीक है, अब देखिए अगला है वीर गाथा काल की विशेषता है, मुक्तक काव्य रचना, प्रकृति चित्रण, युद्धों का सजीव चित्रण या फिर नारी का रूप सौंदर्य चित्रण। ठीक है, तो इनमें से जो विशेषता होगी वो होगा, वीरगाथा काल की जो विशेषता है वो है युद्धों का सजीव चित्रण। अगला है रीति मुक्त काव्य के रचनाकार हैं। जो रीति मुक्त काव्य है उसके रचनाकार कौन है, भूषण, बिहारी, केशवदास या फिर घनानंद। तो इनके जो रचनाकार हैं वो है घनानंद। अगला है कामायनी महाकाव्य के सर्गों की संख्या है। जो कामायनी महाकाव्य है उनके सर्गों की संख्या कितनी है, 17 है, 15 है, 12 है या फिर 9 है। तो इनमें से कामायनी की जो संख्या है वो 15 है। अगला है अंग नंबर, निम्न में से जयशंकर प्रसाद की काव्य कृति है। अब इनमें से जो जयशंकर प्रसाद की काव्य है वो कौन सी है, चित्राधार है, द्वापर है, इतल्यम है या फिर अनामिका है। तो इनमें से जो जयशंकर प्रसाद की कृति है वो है चित्राधार। ऑप्शन पहला हमारा सही ऑप्शन है। अब इसको हम देखेंगे कि आप कॉपी पे जो आपको बोर्ड कॉपी मिलने वाले हैं उस पे आप कैसे लिखेंगे। देखिए हेडिंग बनाएंगे, प्रश्नोत्तर संख्या 1 खंड क का पहला आंसर था क्या चीज, पहला सरस्वती। ख का दूसरा था तब की बात और थी। ग का चौथा है गुलाब राय और घ का
पहला आंसर है ललित अंगा का हरिपुतार जी। ये तो पहले का आपने देख लिया। अब दूसरा जो क्वेश्चन नंबर है उसका देखिए, यहाँ पे क ऐसे आप लिखेंगे। क प्रश्न क्या था, दूसरे का क नंबर, क का पहला क्या था, सन 1943 में सही ऑप्शन है। तो इसी प्रकार से आपको क्या लिखना है, आंसर लिखने अपने कॉपी पे, ठीक है, बिल्कुल इसी प्रकार से। अब हम देखेंगे तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए लिखेंगे, देखेंगे निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। जो मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य हैं उनका राष्ट्र का दूसरा अंग है। वो क्या है, राष्ट्र के दूसरे अंग है। पृथ्वी हो और मनुष्य न हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। यानी पृथ्वी हो और पृथ्वी पर क्या हो, मनुष्य न हो तो क्या है, राष्ट्र की कल्पना असंभव है। पृथ्वी और जल दोनों के सम्मिलन से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र है। माता भूमि पुत्रो अहम पृथ्व्या, भूमि माता है मैं उसका पुत्र हूँ। जन के हृदय में इस सूत्र का अनुभव ही राष्ट्रीयता की कुंजी है। इसी भावना से राष्ट्र निर्माण के अंकुर उत्पन्न होते हैं। अब देखिए जो प्रश्न आपको दिए गए हैं, इसी ये गद्य अभी आपने देखना, अभी गद्य हमने पढ़ा, इसी गद्य में से इस प्रश्न के क्या करने, उत्तर देने हैं। तो पहला प्रश्न क्या है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो इसका संदर्भ आप किस प्रकार से लिखेंगे, तो देखिए किस प्रकार से लिखेंगे। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, इस प्रकार से आपको स्टार्टिंग वाला और लास्ट वाला शब्द आपको ऐसे लिख लेना है। उसके बाद हेडिंग बनाएंगे, क नंबर संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्यांश के राष्ट्र का स्वरूप पाठ से अवतरित है। इसके रचयिता वासुदेव शरण अग्रवाल जी द्वारा रचित है, ठीक है। इसके रचयिता वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। यहाँ द्वारा नहीं लिखना है, द्वारा ये नहीं होगा। इसके रचयिता वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है उसको देखिए। अगला है, लेखक ने राष्ट्र का दूसरा अंग किसे कहा है। तो लिखेंगे, लेखक ने राष्ट्र का दूसरा अंग मनुष्य को कहा है। अब इसके बाद जो अगला है, राष्ट्र का स्वरूप कैसे संपादित होता है। जो राष्ट्र का स्वरूप है वो कैसे संपादित होता है, तो इसी गद्य में से आपको ढूंढ के लिखना है। देखिए, राष्ट्र का स्वरूप पृथ्वी और जल दोनों को सम्मिलन से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। उसके बाद है, लेखक के अनुसार राष्ट्रीयता की कुंजी क्या है। जो लेखक है उसके अनुसार राष्ट्रीयता की कुंजी क्या है। तो देखिए लिखेंगे, लेखक के अनुसार राष्ट्रीयता की कुंजी जन के हृदय में इस सूत्र का अनुभव है। अब इसके बाद अगला जो दिया है वो है, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ये जो रेखांकित अंश आपको दिख रहे हैं, पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र है। माता भूमि पुत्रो अहम पृथ्व्या, भूमि माता है मैं उसका पुत्र हूँ। जन के हृदय में इस सूत्र का अनुभव ही राष्ट्रीयता की कुंजी है। इसको क्या करना है, आपको रेखांकित अंश की व्याख्या, कहने का मतलब है कि इस रेखांकित अंश को आप अपने भाषा में किस प्रकार से कह सकते हैं वही आपको लिखने हैं। तो देखिए लिखेंगे, रेखांकित अंश की व्याख्या, जिस प्रकार माता हमें जन्म देती है, पालन पोषण कर हमें बड़ा करती है, उसी प्रकार पृथ्वी पर ही जन्म लेते हैं, उनके अनाज से बड़े होते हैं और उनकी ही मिट्टी में खेलकर बड़े होते हैं। अतः पृथ्वी भी माता के समान है और मनुष्य सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र है, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको क्या करना है, लिखना है। अब अगला क्या है, देखिए अथवा करके एक और आपको यहाँ पे गद्यांश दिया हुआ है, ठीक है। अथवा करके एक और दिया है, तो दोनों में से आपको किसी एक को करने होते हैं। अब ये क्या है, अशोक का वृक्ष,
या तो आप इसको कीजिए या तो जो अभी हमने बताया ऊपर वाला गद्यांश उसको कीजिए। ठीक है, तो हमने एक देख लिया है, अब हम दूसरा देखेंगे। देखिए दूसरा क्या है, चौथा नंबर दिया है, दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अहे निष्ठुर परिवर्तन तुम्हारा ही तांडव नर्तन, विश्व का करुण विवर्तन तुम्हारा ही न्यनोन्मिलन, निखिल उत्थान पथन अहे वासुकी सफन, लक्ष्य अलक्षित चरण तुम्हारे चिन्ह निरंतर छोड़ रहे जग के विक्षत वच स्थल पर, सत सत फेनोच्छ्वसित स्फीत फुतकार भयंकर घुमा रहे हैं घनाकार जगती का अंबर, मृत्यु तुम्हारा गरल दंत कंजुक कल्पांतर, अखिल विश्व ही विवर वक्र कुंडल दृढ़ मंडल। ठीक है, तो ये क्या है, ये तो एक पद्यांश हो गया। अथवा करके यहाँ पे दूसरा भी पद्यांश दिया है। देखिए, आज की दुनिया विचित्र नवीन, प्रकृति का सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन, है बंधे नर के करों में वारी विद्युत भाप, हुक्म पर चढ़ता उतरता पवन का ताप, है नहीं बाकी कहीं व्यवधान, लांघ सकता पर सरित गिरी सिंधु एक समान। ठीक है, तो ये क्या है, अब इसका हम क्या करेंगे, इसका हम आंसर लिखेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि उपरोक्त पद्यांश के शीर्ष और कवि का नाम लिखिए। तो देखिए लिखेंगे उपरोक्त पद्यांश के शीर्षक परिवर्तन और कवि का नाम सुमित्रानंदन पंत है। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो लिखेंगे, देखिए सुमित्रानंदन पंत जी कहना चाहते हैं कि आज दुनिया बहुत विचित्र एवं नवीन हो गई है। मनुष्य आज सर्वत्र प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकती है। यह मनुष्य पानी, विद्युत, वायु पर अपना नियंत्रण कर लिया है। यह मनुष्य चाहे तो किसी भी प्रकार का परिवर्तन कर सकता है। ठीक है, अब देखिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है इसका, आज के मनुष्य ने किस पर विजय प्राप्त कर ली है। तो लिखेंगे, आज मनुष्य सर्वत्र प्रकृति पर विजय प्राप्त कर लिया है। अगला है, किसके हुक्म पर पवन का ताप चढ़ता उतरता है। तो लिखेंगे, मनुष्य के हुक्म पर पवन का ताप चढ़ता उतरता है। अगला है अंगन नंबर जो क्वेश्चन है, कहीं भी व्यवधान नहीं बाकी है का क्या अर्थ है। तो देखिए इसका अर्थ लिखेंगे यहाँ पे, देखिए मनुष्य आज अपने मेहनतों से पानी, विद्युत, वायु को अपने नियंत्रण कर लिया है। ठीक है, खुद क्या कर लिया है कि जो पानी है, विद्युत है, वायु है, उनको अपने नियंत्रण में कर लिया है। यह अपने हुक्म से पवन का ताप भी परिवर्तन कर सकता है। आज यह कहीं भी बाकी भी है। यह अपना रुकावट कहीं भी लगा सकते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्य परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द। ठीक है, तो अब देखिए इसमें क्या है, हजार प्रसाद द्विवेदी जी का है, डॉक्टर हजार प्रसाद द्विवेदी, प्रोजी सुंदर रेड्डी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तीनों लोगों में से किसी एक का आपको जीवन परिचय लिखना है। तो चलिए हम सबसे पहले देखेंगे प्रोजी सुंदर रेड्डी का जीवन परिचय। देखिए लिखेंगे संक्षिप्त परिचय। सबसे पहले नाम प्रोजी सुंदर रेड्डी, जन्म 10 अप्रैल 1919 ईस्वी को, जन्म स्थान बेल्लूर आंध्र प्रदेश, भाषा तेलुगु एवं मलयालम, साहित्य काल आधुनिक काल, ये आधुनिक काल के थे। ठीक है, रचनाएं इनकी हैं मेरे विचार एवं साहित्य एवं समाज। उसके बाद मृत्यु जो है 30 मार्च 2005 ईस्वी को। अब देखिए जीवन पर से हेडिंग बनाएंगे और लिखेंगे,
प्रोफेसर, प्रो मतलब प्रोफेसर है, ठीक है। तो प्रोजी सुंदर रेड्डी का जन्म 10 अप्रैल सन 1919 ईस्वी में आंध्र प्रदेश के बेल्लूर जनपद में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा संस्कृत और तेलुगु से हुआ था। प्रोजी सुंदर रेड्डी ने हिंदी के साथ साथ तमिल और मलयालम भाषा में अध्ययन किया। ये आंध्र विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के 30 वर्षों से भी अधिक समय तक अध्यक्ष रहे। इस प्रख्यात साहित्यकार एवं तुलनात्मक साहित्य के मूर्धन्य समीक्षक प्रोजी सुंदर रेड्डी का मृत्यु 30 मार्च 2005 ईस्वी को हुआ। तो ये जो है आपके जीवन परिचय है, ठीक है। इतना क्या लिखना है आपको, जीवन परिचय में लिखना है। क्या है, जन्म, जन्म स्थान, पढ़ाई वगैरह इनकी कहाँ से कैसे हुई और इनकी मृत्यु कब हुई, यही सब लिखना है। उसके बाद लिखेंगे साहित्य परिचय। प्रोजी सुंदर रेड्डी हिंदी के विकास और प्रगति के अमूल्य योगदान हैं। इन्होंने अनेक निबंध, हिंदी, अंग्रेजी एवं तेलुगु पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन किया। हिंदी के प्रसिद्ध लेखक के रूप में से एक हैं। इन्होंने कई ग्रंथों का रचना करके हिंदी भाषा में अपने अधिकार का प्रमाण दिया। अब उसके बाद रचना क्या लिखेंगे, देखिए, साहित्य एवं समाज, मेरे विचार, वैचारिकी शोध एवं बोध, वैचारिकी, और चौथा जो है वो है लैंग्वेज प्रॉब्लम इन इंडिया, ठीक है। तो ये तो हमने देख लिया प्रोफेसर यानी प्रोजी सुंदर रेड्डी का जीवन परिचय। एक और जीवन परिचय हम देखते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। कौन, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो देखिए कैसे लिखेंगे, देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी, जन्म 19 अगस्त 1907 ईस्वी को, जन्म स्थान दुबे का छपरा बलिया, माता ज्योतिषमती, पिता अनमोल द्विवेदी, मृत्यु 19 मई 1979 ईस्वी को, काल आधुनिक काल, यानी ये आधुनिक काल के कवि थे। कर्मभूमि वाराणसी, यानी इन्होंने जो कर्म किया है, इनकी कर्मभूमि वाराणसी है। पुरस्कार इन्हें पद्म भूषण मिला था। और इनकी जो कर्म क्षेत्र है, इन्होंने किन किन क्षेत्रों में कार्य किया, तो निबंध के क्षेत्र में, उपन्यास के क्षेत्र में और अध्यापक के क्षेत्र में कार्य किया। और इनके बचपन का नाम जो है वो वैद्यनाथ द्विवेदी है। अब इतना संक्षिप्त परिचय लिखने के बाद आपको लिखना है, हेडिंग बनाएंगे जीवन परिचय। देखिए लिखेंगे, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री अनमोल द्विवेदी तथा माता का नाम श्रीमती ज्योतिषमती था। इनकी शिक्षा का प्रारंभ संस्कृत में हुआ। इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद सन 1930 ईस्वी में इन्होंने काशी हिंदी विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की उपाधि प्राप्त की, ठीक है। इन्होंने किसकी उपाधि प्राप्त की, तो ज्योतिषाचार्य की उपाधि प्राप्त की। अब इसके बाद है साहित्य परिचय। लिखेंगे, द्विवेदी जी बाल्यकाल से ही श्री व्योम के शास्त्री से कविता लिखने की कला सीखनी आरंभ कर दी थी। जो द्विवेदी जी थे, ये व्योम के शास्त्री जी जो है उनसे बचपन से ही क्या थे, जो कला थी कविता लिखने की, आरंभ कर दिए सीखना। ये उच्च कोटि के शोधकर्ता, निबंधकार, उपन्यासकार एवं आलोचक थे। इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिका भी प्राप्त हुआ, ठीक है। अब इनकी कृतियां क्या है वो देखिए। कृतियां लिखेंगे, द्विवेदी जी की प्रमुख कृतियां इस प्रकार है। निबंध है अशोक के फूल, साहित्य के साथी, विचार प्रवाह। उपन्यास है बाण भट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख अनामदास का पोथा। संपादन है पृथ्वीराज रासो, संदेश राष्ट्र का, नाथ सिद्धों की बनिया। अगला है आलोचना साहित्य, सूर साहित्य, साहित्य सहचर, साहित्य का
मर्म। और इनका निधन देखिए, इस महान साहित्यकार का 19 मई 1979 ईस्वी को ब्रेन ट्यूमर जैसी गंभीर बीमारी का दिल्ली में उपचार कराने के दौरान निधन हो गया। तो ये जो है द्विवेदी जी का जीवन परिचय पूरा हुआ। तो 2 जीवन परिचय हमने देख लिया। अब इसके बाद हम देखेंगे लेखक का जीवन परिचय हमने देख लिया। अब देखेंगे किसका जीवन परिचय, तो कवि का। देखिए कवि का जीवन परिचय ख नंबर है, निम्नलिखित में से एक कवि का साहित्य परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद और सस्तानंद हीरानंद वात्स्यायन। देखिए अगला है मैथिली शरण गुप्त का। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त का पहले हम देखेंगे। जन्म 3 अगस्त 1866 ईस्वी को। जन्म स्थान जो है वो चिरगांव है, झांसी जिला में चिरगांव पड़ता है, वहीं पे इनका जन्म स्थान है। पिता सेठ रामचरण दास, माता जो है काशीबाई हैं। पेशा है इनका साहित्यकार, स्वतंत्रता सेनानी। भाषा है खड़ी बोली ब्रज भाषा। हिंदी जो विधाएं इनकी हैं वो है काव्य नाटक, और इनकी काव्य रचनाएं हैं वो है रंग में भंग, पंचवटी व उर्मिला। इसके बाद जो गीति नाट्यम है वो है तिलोत्तमा चंद्रहास। ठीक, तो इतना लिखने के बाद उसके बाद आगे है देखिए पुरस्कार एवं सम्मान। पुरस्कार, इन्हें पद्म भूषण से पुरस्कारित किया गया, सम्मानित किया गया। और दूसरा जो है हिंदुस्तानी अकादमी पुरस्कार से। इनकी मृत्यु जो है वो 12 दिसंबर 1964 ईस्वी को हुई। अब इतना लिखने के बाद हेडिंग बनाएंगे जीवन परिचय, या फिर आप हेडिंग बना सकते हैं उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में हुआ था जन्म। ठीक है, वैसे आप जीवन परिचय ही हेडिंग बनाइएगा। लिखेंगे आधुनिक हिंदी काव्य के प्रतिष्ठित कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म 3 अगस्त 1886 ईस्वी को। ठीक है, 3 अगस्त 1886 ईस्वी को चिरगांव में हुआ था। इनके पिता का नाम रामचरण दास व माता का नाम काशीबाई था। माना जाता है कि उनके पिता भी एक कवि थे। ठीक है, किनके पिता, तो मैथिली शरण गुप्त के भी पिता क्या थे, एक कवि थे, और कनकलता उपनाम से कविता किया करते थे। इनके पिता जो है वो कवि थे, और किस नाम से, तो कनकलता उपनाम था, उसी उपनाम से कविता किया करते थे। देखिए साहित्य जगत के दद्दा किस प्रकार से थे, या फिर लिखेंगे साहित्य परिचय। मैथिली शरण गुप्त का अल्प आयु में ही साहित्य के क्षेत्र में पदार्पण हो चुका था। वहीं वर्ष 1912 में उनकी श्रेष्ठ काव्य रचनाओं में से किसी एक भारत भारती के लिए उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने राष्ट्र कवि की उपाधि से अलंकृत किया था। इस काव्य रचना का लोगों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। ठीक है, बस इतना ही आपको लिखना है, ये चीज आपको नहीं लिखना है। देखिए आगे है महाकाव्य। ठीक है, इनकी रचनाएं को देखेंगे। महाकाव्य में है साकेत जो कि 1931 में प्रकाशित हुआ। गीति नाट्यम है चंद्रहास, अनद और गृहस्थ गीता। आगे है संस्मरण, इनकी है मुंशी अजमेरी। संस्कृत के अनुदित जो रचनाएं हैं वो है गीतामृत, दूत घटोत्कच, अविमारक, प्रतिमा, अभिषेक। ठीक है, इतना लिखने के बाद अगला हेडिंग बनाएंगे मृत्यु यानी निधन। देखिए निधन, जीवन के अंतिम क्षणों तक ये निरंतर साहित्य सृजक करते रहे। 12 दिसंबर 1964 ईस्वी को माँ भारती का यह महान साधक पंचतत्व में विलीन हो गया। देखिए अब हम देखेंगे किसका, तो जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय। देखिए देखते हैं, हेडिंग बना लेंगे। प्रश्न संख्या 5, कोई भी आप क्वेश्चन कीजिएगा हेडिंग वाइज ही कीजिएगा। ठीक है, तो जयशंकर प्रसाद का संक्षिप्त परिचय है। जन्म 30 जनवरी 1889 ईस्वी में
इनका जन्म स्थान है काशी यानी वाराणसी, काशी में। पिता का नाम है देवी प्रसाद। इनकी जो साहित्य काल है वो है छायावादी युग, ये छायावादी युग के कवि थे। और भाषा जो है वो है खड़ी बोली और हिंदी। इनकी मृत्यु जो है वो 14 जनवरी 1937 ईस्वी में हुआ था। देखिए अब हेडिंग बनाएंगे जीवन परिचय और लिखेंगे क्या चीज। जयशंकर प्रसाद का जन्म 30 जनवरी 1889 ईस्वी में काशी में हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था? तो 30 जनवरी 1889 ईस्वी में हुआ था। इनका प्रारंभिक शिक्षा काशी विश्वविद्यालय से हुआ। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद स्वयं साहित्य प्रेमी तथा माता कृष्ण प्रेमी व्यक्ति थी। ठीक है, इनके जो पिता थे वो देवी प्रसाद स्वयं क्या थे? साहित्य प्रेमी, और इनकी जो माता थी वो कृष्ण प्रेमी थी। इन्होंने 9 वर्ष की आयु में ही एक कविता लिख डाली। जब ये जयशंकर प्रसाद केवल 9 वर्ष के थे तभी ये क्या किए? एक कविता को लिख डाले। इनके पश्चात 5 वर्ष के बाद इनके पिता का मृत्यु तथा 4 वर्ष के बाद इनकी माता का मृत्यु हो गया। यानी ये जब बाल्यकाल में थे, बाल्यावस्था में, तभी इनके माता और पिता दोनों लोगों की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। इन्होंने घर पर ही रहकर वेद, पुराण, हिंदी, अंग्रेजी आदि भाषाओं में लेखन किया। इनका विवाह होने पर कुछ वर्ष बाद इनके पत्नी का भी अकाल मृत्यु हो जाता है। सब दुखों से घिर कर यह क्षय रोग से ग्रसित हो गए। क्षय रोग का मतलब क्या होता है? टीबी जिसे कहते हैं उसे ही क्षय रोग कहते हैं। अतः इनकी मृत्यु 14 जनवरी 2005 ईस्वी को हो गया। अब देखिए इनकी जो साहित्य परिचय है। जयशंकर प्रसाद जी आरंभिक जीवन से ही साहित्यिक प्रेमी व्यक्ति थे। वो क्या थे? आरंभिक जीवन से ही साहित्यिक प्रेमी व्यक्ति थे। इन्होंने गद्य व पद्य दोनों क्षेत्र में अमूल्य योगदान दिया। इन्होंने 9 वर्ष की आयु में ही अपने गुरु को रसमय सिद्ध सवैया लिख कर दिया। यह ब्रज एवं खड़ी बोली भाषा में अनेकों रचनाएं किए। अब इसके बाद इनके जो रचनाएं हैं, सबसे पहले है कहानी पंचायत उर्वशी गुलाम इंद्रजाल, और नाटक जो है वो है चंद्रगुप्त स्कंदगुप्त धूस्वामिनी। उपन्यास है कंकाल तितली इरावती। तो ये जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय जो है कि पूरा हो गया। यानी कि क्वेश्चन नंबर 5वां का क और ख दोनों हमने कर लिया। उसके बाद है पंच लाइट अथवा लाटी कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए और अधिकतम शब्द सीमा जो है 80 शब्द होने चाहिए। अथवा पंच लाइट अथवा बहादुर कहानी की कथा वस्तु लिखिए। यानी कि पंच लाइट या लाटी इन दोनों के उद्देश्य लिखने हैं, या फिर पंच लाइट और बहादुर कहानी दोनों में से किसी एक का कथा वस्तु लिखना है। देखिए लिखेंगे लाटी कहानी का उद्देश्य। शिवानी द्वारा रचित लाटी कहानी का मुख्य उद्देश्य समाज में पति के बिना अकेली रहने वाली स्त्री बानो की त्रादशी उसके संघर्ष और अकेलापन को चित्रित करना है। उसके बाद हेडिंग बनाएंगे महिला त्रादशी का चित्रण। बानो के माध्यम से पति के बिना एकांकी जीवन व्यतीत कर रही महिलाओं की मानसिक और सामाजिक वेदना को दिखाना। दूसरा हेडिंग है आत्मसम्मान और संघर्ष। लिखेंगे प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद आत्मसम्मान के साथ जीने और अधिकारों के लिए संघर्ष करने वाली नारी का चित्रण। अगला है महिला द्वारा महिला का शोषण। आजकल क्या हो रहा है? महिला के द्वारा महिलाओं का शोषण किया जा रहा है। यानी एक महिला दूसरी महिला का क्या कर रही है? शोषण कर रही है। कहानी यह रेखांकित करती है कि कैसे एक महिला दूसरी महिला को की मुश्किलों को समझकर भी उसे प्रताड़ित करती है। यह दृष्टिकोण बदलने की आवश्यकता है। और अगला हेडिंग जो बनाएंगे सामाजिक रूढ़ियों पर प्रहार। समाज की संकीर्ण मानसिकता पर सवाल उठाना जो एक स्वतंत्र व अकेली महिला को सहज स्वीकार
करती है। तो ये क्या है, इस प्रकार से ये जो है आपका लाटी कहानी का उद्देश्य पूरा हुआ। आगे है 7 नंबर क्वेश्चन, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। अधिकतम शब्द जो है 80 शब्द सीमा होना चाहिए। तो ये स्वपठित यानी कि आपके जिला वाइज आता है, तो आपके जिले में कौन सा है, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे त्यागपति खंड काव्य। तो देखिए यहाँ पे 5 नंबर जो है त्यागपति खंड काव्य की कथा वस्तु या तो आपको संक्षेप में लिखनी होगी, या तो त्यागपति खंड काव्य के आधार पर हर्षवर्धन का चरित्र चित्रण लिखना होगा। तो हम देखेंगे अभी हर्षवर्धन का चरित्र चित्रण। देखिए लिखेंगे हर्षवर्धन का चरित्र चित्रण, जो कि त्यागपति है, रामेश्वर शुक्ल अंचल के द्वारा रचित है ये, ठीक है। तो देखिए हर्षवर्धन जो है रामेश्वर, हर्षवर्धन यहाँ रामेश्वर होगा, हर्षवर्धन रामेश्वर के रामेश्वरम के महाराज प्रभाकर वर्धन का घनिष्ठ पुत्र, क्या है, घनिष्ठ पुत्र और राज्यवर्धन का घनिष्ठ भाई है। वह माता पिता का भक्त, भाई बहन से प्रेम रखने वाला, धीर, वीर, साहसी, पराक्रमी, प्रतिज्ञा पालन, कर्तव्यनिष्ठ, राष्ट्रीय एकता का पक्षधर, निष्पृह, देश प्रेमी और त्याग सेवी है। अनेक चरित्र की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। देखिए सबसे पहला हेडिंग बनाएंगे माता पिता के भक्त। किस प्रकार से जो हर्षवर्धन है वो अपने माता पिता के भक्त है, ठीक है। तो लिखेंगे हर्ष माता पिता का परम भक्त है। जैसे ही जंगल में पिता के दाह ज्वर का समाचार पाता है तुरंत वापस आ जाता है। आत्मदाह के लिए तत्पर माँ के चरणों में लिपटकर वह उसे रोकता है और कहता है, ठीक है। क्या कहता है, देखिए, मुझे मंद पुत्र को छोड़ न माँ तुम भी जाओ, यानी मुझे मंद पुत्र को छोड़ न माँ तुम भी जाओ, मुझ पुत्र को छोड़कर तुम भी न जाओ। पिताजी तो जा चुके, अब तुम न जाओ, छोड़ो विचार यह मुझे चरण से लिपटाओ। तो इतना आपको क्या करना है, लिखना है। अब दूसरा हेडिंग क्या है, दूसरा हेडिंग है भाई बहन का अगाध प्रेमी। हर्ष को अपने बड़े भाई राज्यवर्धन के प्रति अगाध श्रद्धा और छोटी बहन राजश्री के प्रति अटूट स्नेह है। पिता के मृत्यु पश्चात हर्ष को अपने बड़े भाई तथा छोटी बहन के दुख की चिंता होती है। हर्ष राज्यवर्धन के राज्य त्याग कर संन्यास लेने के लिए प्रस्थान के समय वे भाई के पीछे इस प्रकार चल पड़ते हैं जैसे राम के पीछे लक्ष्मण चल पड़े थे। हर्ष की छोटी बहन राजश्री के वैधव्य के दुख को सहन नहीं कर पाते, वे शत्रुओं के सहारा का संकल्प लेते हैं, ठीक है। शत्रुओं के द्वारा जो संहार किए जाते हैं उनका वो संकल्प लेते हैं। विंध्य के वनों में जाकर खिन्नमता बहन को ढूंढ लाते हैं, ठीक है। वो अपनी बहन को ढूंढ लाते हैं तथा आजीवन उसे अपने साथ रखकर लोक सेवा में व्यस्त रहते हैं। इसके बाद अगला हेडिंग जो बनाएंगे वो है प्रजा वत्सल्य कवि मनीषी धर्म ज्ञानी। हर्ष प्रजा को पुत्रवत मानता है। हर्ष क्या करता है, अपनी प्रजा को पुत्र के समान मानता है। वह स्वयं कवि है, मनीषी है, धर्म का तत्व समझता है। ऐसे शासक को पाकर प्रजा अपने को धन्य मान रही है। वह विचार और कर्म में सर्वथा स्वतंत्र है। यानी जो हर्षवर्धन है वो क्या है, खुद में ही एक कवि है, मनीषी भी है और धर्म के तत्वों को भी समझते हैं। वो प्रजा को जो है अपने पुत्र के समान मानते हैं और जो भी कर्म करते हैं, विचार करते हैं, वो स्वतंत्र रूप से करते हैं और प्रजा के हित के लिए करते हैं। इसके बाद है
अगला हेडिंग, राष्ट्रीय एकता का पक्षधर और निष्प्रिय। लिखेंगे, हर्ष के मन में राष्ट्रीय एकता और निष्प्रिय देश सेवा की भावना कूट कूट कर भरी है। इसलिए वह छोटे छोटे राज्यों को जीतकर उस सब को एकता के एक ही केंद्रीय सूत्र में बांधकर शक्तिशाली राष्ट्र की कल्पना करता है। हो देश अखंड एकता से बलशाली, भयभीत रहे आक्रांत सभी कुचाली। अगला हेडिंग है, धर्मनिरपेक्ष शासन। हर्ष बिल्कुल ही धर्मनिरपेक्ष शासन है। उसके राज्य में सभी धर्मों का सम्मान आदर है। उसकी धार्मिक और सांप्रदायिक उदारता से सभी लोग आश्चर्यचकित हैं। इसके बाद अगला है, सर्वस्व त्यागी। हर्षवर्धन धर्मव्रती है। वह मानव कल्याण को ही अपना परम धर्म मानता है। प्रति 5वें वर्ष संचित राजकोष को दीन दुखियों में बांट देता है और निश्चय करता है। क्या निश्चय करता है? न छोड़े धर्म का व्रत, त्याग का व्रत साथ मेरा, रहे वह जन्म जन्मों तक परम आधार मेरा, रहे कल्याण मानव मात्र का ही धर्म मेरा, रहे सर्वस्व त्यागी पुष्ण पर विश्वास मेरा। देखिए अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, दिए गए संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। यानी संदर्भ भी आपको लिखना है और उसका अनुवाद भी करना है। यहाँ पे देखिए, याज्ञवल्क्य उवाच, इसका हम क्या करेंगे? अनुवाद करेंगे। तो इसका आपको संदर्भ लिखना होगा, तो क्या लिखिएगा या आप? तो देखिए ये चैप्टर जो है आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ से लिया गया है। तो लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के संकलित आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ नामक पाठ से लिया गया है। तो देखिए कैसे लिखेंगे, बिल्कुल इसी प्रकार से आपको संदर्भ लिखना है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका में संकलित आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ नामक पाठ से अवतरित है। अब देखिए इसका जो अनुवाद है, याज्ञवल्क्य उवाच है। याज्ञवल्क्य कहते हैं, न वा अरे मैत्रेयी, अरे मैत्रेयी पत्यु कामाय पति प्रियो भवति। मैत्रेयी, अरे मैत्रेयी पति की कामना के लिए पति प्रिय नहीं होता। यानी पति के कामना के लिए पति जो है वो प्रिय नहीं होता है। आत्मनस्तु वै कामाय पति प्रियो भवति, वह अपनी ही इच्छा पूर्ति के लिए पति प्रिय होता है। यानी जो पति है वो अपनी कामना के लिए पति प्रिय नहीं होता है, बल्कि अपनी ही इच्छा पूर्ति के लिए पति क्या होता है? प्रिय होता है। न वा अरे जायाय कामाय जाया प्रिया भवति, और न ही पति पत्नी की कामना या इच्छा के लिए प्रिय होती है, अपितु अपनी कामना के लिए पत्नी क्या होती है? प्रिय होती है। न वा अरे पुत्रस्य वित्तस्य कामाय पुत्रो वृत्त वा प्रिय भवति। पुत्र और धन की कामना, ठीक है, पुत्र और धन की कामना, पुत्र और धन की जो कामना है, पुत्र और धन की कामना के लिए पुत्र और धन प्रिय नहीं होते। पुत्र और धन की कामना के लिए पुत्र और धन प्रिय नहीं होते। आत्मनस्तु वै कामाय पुत्रो वृत्त वा प्रिय भवति, अपितु अपनी ही कामना के लिए पुत्र और धन क्या होते हैं? प्रिय होते हैं। आत्मनस्तु वै कामाय पुत्रो वृत्त वा प्रिय भवति, अपितु अपनी कामना के लिए सब प्रिय होते हैं। न वा अरे सर्वस्व कामाय सर्व प्रिय भवति, आत्मनस्तु वे कामाय सर्व प्रिय भवतु, और ना ही सभी की कामना के लिए क्या होते हैं? सब प्रिय होते हैं। यानी सब जो है वो अपनी अपनी कामना की इच्छा पूर्ति के लिए प्रिय होते हैं, ना कि वो खुद की कामना के लिए। ठीक है, तो अब इसको लिखेंगे कैसे, देखिए जरा कैसे आप लिखेंगे।
देखिए इसी प्रकार से आपको क्या है, ऊपर स्टार्टिंग का और लास्ट का लाइन बीच में डॉटेड देना है, उसके बाद आप अनुवाद लिखेंगे। याज्ञवल्क्य कहते हैं, अरे मैत्रेयी, पति की कामना के लिए पति प्रिय नहीं होता, अपनी ही इच्छा पूर्ति के लिए पति प्रिय होता है, और न ही पत्नी की कामना या इच्छा पूर्ति के लिए प्रिय होती है, अभी तो अपनी ही कामना के लिए पत्नी प्रिय होती है। पुत्र और धन की कामना के लिए पुत्र और धन प्रिय नहीं होते, अपितु अपनी ही कामना के लिए पुत्र और धन प्रिय होता है, अपितु अपनी कामना के लिए सब प्रिय होते हैं। यानी अपनी अपनी कामना के लिए, अपनी अपनी कामना की पूर्ति के लिए सब प्रिय होता है, और ना ही सभी की कामना के लिए सब प्रिय होता है। देखिए अथवा करके दूसरा है, ठीक है, तो इसका भी क्या करना है आपको, संदर्भ सहित व्याख्या, यानी दोनों में से कोई एक करना है, लेकिन दूसरे को भी हम देख लेते हैं। तो ये जो है आपके संस्कृत भाषायाम महत्वम से लिया गया, तो लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के संस्कृत भाषायाम महत्वम नामक पाठ से लिया गया है, ठीक है। अब इसका हम क्या करेंगे, इसका जो है अनुवाद देखेंगे कि किस प्रकार से आपको करना है। देखिए इसमें भी सेम उसी तरह से फर्स्ट और लास्ट लाइन लिख के आपको डॉटेड करना है। एक एक शब्द लिख लिया, उसके बाद अनुवाद लिखेंगे। संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि वेदव्यास, कवि कुलगुरु कालिदास और अन्य भारवी, भवभूत आदि महाकवि अपने रचित ग्रंथ रत्नों द्वारा आज भी पाठकों के हृदय में विराजमान है। यह भाषा हमारी माता के समान सम्माननीय और पूजनीय है, क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव, अखंडता और संस्कृति एकता को संस्कृत के द्वारा ही सुरक्षित किया जा सकता है। यह संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में प्राचीन और श्रेष्ठ है, इसलिए ठीक ही कहा गया है, भाषाओं में मुख्य, मधुर और दिव्य देववाणी भाषा संस्कृत है। अगला है ख नंबर, दिए गए पद्यांशों श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। न मे रोचते भद्र व उल्लुकस्याभिषेचनम, अक्रुद्धस्य मुखम पश्य कथम पुत्रो भविष्यति। इसका क्या करना है, पहले आप संदर्भ लिखेंगे, उसके बाद अनुवाद। देखिए प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित जातक कथा नामक पाठ से अवतरित है। ये आपका क्या हो गया, संदर्भ हो गया। देखिए इसका न में रोचते, ठीक है, और यहाँ कृत्वा आगमन, यही है यहाँ पे, यहाँ न में रोचते भद्र व उल्लुकस्याभिषेचनम अक्रुद्ध मुख्य पश्य कथा कुद्रो भविष्यति। तो इसका अर्थ देखिए, न में रोचते भद्र व उल्लुकस्य, उल्लुकस्य मतलब उल्लू, उल्लुकस्य भिषेचनम, भिषेचनम मतलब राज्याभिषेक, उल्लू का राज्याभिषेक, न में रोचता भद्र व, मुझको अच्छा नहीं लगता, उल्लू का राज्याभिषेक मुझे अच्छा नहीं लगता, अक्रुद्धस्य मुखम यानी क्रोधहीन का मुख, अक्रुद्धस्य यानी क्रोधहीन का मुख्य, पश्य मतलब देखो, क्रोधहीन का मुख तो देखो, कथा कुद्रो भविष्यति क्रोधित होने पर कैसा होगा, ठीक है। उल्लू का राज्याभिषेक मुझको अच्छा नहीं लगता, इस क्रोधहीन का मुख देखो, क्रोधित होने पर यह कैसा होगा। अब अथवा करके दूसरा है, सुखार्थी कुतो विद्या विद्यार्थी कुतो सुखम, सुखार्थी वा त्यजेदः विद्या विद्यार्थी वा त्यजेदः सुखम। यानी इसका पहले हम संदर्भ देखते हैं। तो ये जो है सुभाषित रत्नानी से लिया गया है। संदर्भ क्या है, प्रस्तुत श्लोक संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाषित रत्नानी पाठ से उद्धृत है, ठीक है। अब इसका हम क्या करेंगे, अनुवाद देखेंगे। देखिए सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ, इसलिए सुख चाहने वाले को विद्या त्याग देनी चाहिए और विद्या चाहने वाले को सुख। क्वेश्चन है 9 नंबर,
निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। पहला है आदमी आदमी अंतर, कोई हीरा कोई कंकर, और दूसरा है कोठी वाला रोवे छप्पर वाला सोवे। तो चलिए इसका जो है कि देखते हैं। देखिए 9 नंबर प्रश्न है, लिखेंगे आदमी आदमी अंतर, कोई हीरा कोई कंकर। अर्थ है सभी मनुष्य एक जैसे नहीं होते, उनमें गुण व्यवहार और योग्यता के आधार पर बहुत अंतर होता है। और वाक्य प्रयोग है परीक्षा में कुछ छात्र निपुण हैं तो कुछ लापरवाह, इसी को कहते हैं आदमी आदमी में अंतर, कोई हीरा कोई कंकर। अगला है 10 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित गद्यांश पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे, गद्यांश को पढ़ेंगे। किसी देश की उन्नति अथवा अवनति वहाँ के नारी समाज पर निर्भर करती है। जिस देश की नारी जागृत, शिक्षित तथा गुणवती होती है, वही देश संसार में सबसे अधिक उन्नत समझा जाता है। इस दृष्टिकोण से भारत के वैदिक युग में नारी का महत्वपूर्ण स्थान था। समय समय भारत सब देशों का सिरमौर माना जाता था। सरस्वती, लक्ष्मी और दुर्गा आदि देवियां विद्या, धन और शक्ति की प्रतीक मानी जाती थी। जीवन के लिए भी ये तीन ही महत्वपूर्ण साधन हैं। ये नारी रूप देवियों की कृपा से ही प्राप्त हो सकते थे। अतः भारतवर्ष में सर्वत्र देवियों का पूजन होता था। मनु ने तो यहाँ तक कह दिया कि जिस घर में नारी को सम्मान नहीं मिलेगा उसको कभी रिद्धि सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। ठीक है, अब प्रश्न क्या दिया है वो देखिए। प्रश्न है जीवन के लिए कौन से साधन महत्वपूर्ण बताए गए हैं। दूसरा है उपरोक्त गद्यांश का शीर्षक निर्धारित कीजिए। और तीसरा है भारत में नारी का महत्वपूर्ण स्थान किस काल में था। ये तो एक गद्यांश हो गया। अब देखिए दूसरा क्या है, अथवा करके दूसरा गद्यांश भी दिया है। दूसरा क्या है इसको पढ़ते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी पर सर्वप्रथम अस्तित्व में आने वाले एक कोशिकीय जीव अमीबा एवं पैरामीशियम के जन्म के पीछे मीथेन ही कारक रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मंगल की सतह पर स्थित चट्टानों में लौह तत्व की प्रधानता है। फलस्वरूप हवा की उपस्थिति में वहां जंग लगने की प्रक्रिया स्वाभाविक रूप से चलती रहती है। इसी कारण इस ग्रह की मिट्टी लाल है और आंधी चलने पर यहाँ का वातावरण गुलाबी बादलों से भर जाता है। इन्हीं कारणों से मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। मंगल ग्रह पर पहुंचने वाला भारत पहला एशियाई देश बन गया है। अब उसके बाद है प्रश्न, मंगल की सतह पर चट्टानों में किस तत्व की प्रधानता है। तो देखिए अभी हमने पढ़ा कि मंगल की सतह पर चट्टानों की किस तत्व की प्रधानता है। तो मंगल की सतह पर स्थित चट्टानों में लौह तत्व की प्रधानता है। दूसरा है मंगल ग्रह की मिट्टी किस कारण से लाल है। तो अभी हमने पढ़ा कि जो मंगल ग्रह की मिट्टी है वो किस कारण से लाल है। तो वहाँ होगा क्योंकि वहाँ की हवा में क्या है, हवा की उपस्थिति में जो है कि वहाँ जंग लगने की प्रक्रिया क्या है, स्वाभाविक रूप से चलती रहती है। तो इसको लिखेंगे कैसे, देखिए पहला है हमने लिखा, देखिए मंगल की सतह पर चट्टानों में लौह तत्व की प्रधानता है। और ख नंबर है मंगल ग्रह की मिट्टी इस कारण लाल होती है क्योंकि वहाँ की हवा में उपस्थिति में वहाँ जंग लगने की प्रक्रिया स्वाभाविक रूप से चलती रहती है। इसी कारण यहाँ की मिट्टी लाल होती है। ठीक। ग नंबर है पृथ्वी पर सर्वप्रथम अस्तित्व के आने वाले जीव कौन कौन हैं। तो पृथ्वी पर सर्वप्रथम आने वाले एक कोशिकीय जीव अमीबा एवं पैरामीशियम है। अगला क्वेश्चन है, देखिए 11 नंबर क्या है, अभिराम अविराम। इसका क्या करना है, आपको युग्म का सही चयन करना है।
अभिराम अविराम, सुंदर और लगातार, राम और लक्ष्मण, अब और तब, सुंदर और मजबूत। अविराम का मतलब क्या होता है? बिना विराम किए यानी लगातार। तो इन चारों ऑप्शन में से आपको क्या मिल गया? अ वाले में है लगातार और किसी में तो है नहीं, तो जाहिर सी बात है अभिराम है। अभिराम मतलब क्या हो जाएगा? सुंदर हो जाएगा। अविराम लगातार हो गया और अविराम का आपको नहीं पता है, एक का तो पता है, तो ऐसे आप आंसर खोज सकते हैं कि क्या है अभिराम और अविराम का, सुंदर और लगातार। दूसरा है अंबुज और अम्बुद। देखिए, कमल और बादल, जल और कमल, बादल और समुद्र, समुद्र और कमल। ये बताइए अंबुज और अम्बुद। अंबुज मीन्स कमल होता है और कहीं है कमल, तो यहाँ है, ये क्या है? अम्बुद मतलब हो जाएगा, यहाँ भी अम्बुद मतलब हो जाएगा। तो अंबुज, अंबुज मीन्स कमल और अम्बुद मतलब बादल। ऑप्शन अ सही ऑप्शन है। उसके बाद है निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के दो अर्थ लिखिए। तो दो अर्थ लिखने हैं किसी एक शब्द के। देखिए, पहला है कपि, दूसरा है द्विज और तीसरा है अली। तो तीनों में से किसी एक का लिखना है, तो लिखेंगे कीप का। क्या होगा कीप का? तो देखिए, कीप नहीं, कपि है वो, कपि क्या होगा? देखिए 11 नंबर है। अविराम और अविराम का क्या होगा? सुंदर और लगातार। अंबुज का कमल और बादल। कपि, कपि मतलब बंदर होता है, हाथी और लंगूर। उसके बाद अगला क्या है? निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए। जिससे, जिसे होगा यहाँ, जिसे जाना न जा सके। अज्ञेय, अज्ञात, अल्पज्ञ या फिर अज्ञानी। तो जिसे जाना ना जा सके उसे क्या कहते हैं? अज्ञेय कहते हैं। अज्ञेय नहीं, अज्ञात। अज्ञात, ज्ञात ही ना हो, पता ही ना हो, उसे अज्ञात कहेंगे। जिसके समान दूसरा न हो। अद्वितीय, अतुलनीय, श्रेष्ठ या फिर असमान। तो जिसके समान दूसरा न हो, असमान। घ नंबर है निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। कौन में दोष नहीं होता? तो लिखेंगे किसमें दोष नहीं होता। दो वाक्यों को ही शुद्ध करने होते हैं आपको। अगला है बच्चे को काटकर सेब खिलाओ। तो क्या लिखेंगे? सेब को काटकर बच्चे को खिलाओ। महादेवी वर्मा हिंदी की सुप्रसिद्ध कवित्री है और मेरे को अभी जाना है। ठीक है, तो इनमें से दो ठो आपको बनाना है। तो देखिए, जिसे जाना न जा सके उसे अज्ञात कहेंगे और जिसके समान दूसरा न हो असमान कहेंगे। देखिए, यहाँ पे दो को शुद्ध करके लिखना है ना। घ नंबर क्या था? तो किसी में दोष नहीं होता है। ठीक है, कौन में दोष होता है? तो किसी में दोष नहीं होता है। बच्चे को काट कर खिलाओ का क्या होगा? बच्चों को सेब काट कर खिलाओ। अब अगला जो है 12 नंबर प्रश्न क्या है? श्रृंगार रस अथवा करुण रस के स्थायी भाव के साथ उसकी परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। देखिए, श्रृंगार रस जब किसी नायक नायिका मिलन हेतु तो उसके हृदय में जो अनुभव, विभाव तथा संचारी भाव के संयोग से स्थायी भाव रति का उत्पन्न होना ही क्या है? श्रृंगार रस कहलाता है। यानी स्थायी भाव क्या है? रति है। स्थायी भाव रति का उत्पन्न होना ही क्या है? श्रृंगार रस कहलाता है। उदाहरण देखिए, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरा पति सोई। क नंबर हो गया। ख नंबर क्या है? यहाँ पे ये तो क नंबर हो गया 12 का। ख नंबर है अनुप्रास अलंकार अथवा उपमा अलंकार का लक्षण उदाहरण सहित लिखिए। तो देखिए, अनुप्रास अलंकार जहाँ किसी एक ही व्यंजक या वर्णों की आवृत्ति होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। यानी एक ही व्यंजन की आवृत्ति क्या हो? बार बार हो। जैसे तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहु, छाया। यानी त यहाँ पे बार बार एक ही वर्ण क्या है? एक ही व्यंजन बार बार आया है।
तरनी में त है, तनुजा में त है, तट में त है और तमाल में त है। तरवर में भी क्या है, त है। तो ये क्या है, अनुप्रास अलंकार है। अब ग नंबर क्या है, चौपाई अथवा कुंडलिया छंद का लक्षण एवं उदाहरण लिखिए। तो देखिए, चौपाई यह एक सममात्रिक छंद है। इसके 4 चरण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। अब इसके उदाहरण को देखेंगे। देखिए, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। ठीक है। अब ये क्या है, चौपाई है। इसमें मात्रा आपको दर्शाने बिल्कुल ही जरूरी है। ठीक, इसमें क्या है, मात्रा आपको दर्शाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब अगला देखते हैं। हाँ, और इसमें कितनी मात्राएं होती हैं एक लाइन में? तो देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 और 2 12, 12 2 14, 14 2 16, यानी प्रत्येक लाइन में 14-14 मात्राएं होती हैं। अब इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन है 13 नंबर। किसी बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को आवेदन पत्र अथवा अपने क्षेत्र में प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति का वर्णन करते हुए किसी दैनिक समाचार पत्र के संपादक को एक पत्र लिखिए। ठीक है। तो अब हम क्या देखेंगे, पत्र देखेंगे कि पत्र आपको किस प्रकार से जो है लिखने हैं। तो पत्र हम किस पे देखेंगे, तो बैंक खुलवाने के लिए, बैंक में जो है खाता खुलवाने के लिए। तो देखिए, लिखेंगे सेवा में बैंक प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, कानपुर, उत्तर प्रदेश। विषय है खाता खुलवाने हेतु प्रार्थना पत्र। महोदय, सविनय निवेदन है कि मुझे आपके बैंक में एक बचत खाता खोलना है जिससे मैं आपके बैंक की सुविधाओं का लाभ उठा सकूं। मैंने बैंक खाता से संबंधित, सबसे पहले तो आप सविनय निवेदन है कि मुझे आपके बैंक में एक बचत खाता खुलवाना है, इतना आप लिखेंगे। उसके बाद क्या है, किस लिए आपको खुलवाना है वो भी बताना है, जिससे मैं आपके बैंक की सुविधाओं का लाभ उठा सकूं, यानी बैंक का लाभ उठाने के लिए मैंने बैंक खाता से संबंधित सभी दस्तावेज आवेदन के साथ सम्मिलित कर दिया है। अतः आपसे निवेदन है कि मेरा खाता खोलने की प्रक्रिया प्रारंभ करें। ठीक है। उसके बाद लिखेंगे भवदीय नाम और पता, और दूसरे साइड में लिखेंगे धन्यवाद और दिनांक। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। देशांतरण के लाभ, मानव जीवन में वनों की उपयोगिता, राष्ट्रीय एकता आज की अनिवार्य आवश्यकता, बेरोजगारी की समस्या और समाधान, विज्ञान वरदान या अभिशाप। तो किसी एक पे आपको लिखना है। तो लिखेंगे बेरोजगारी की समस्या और समाधान पे। देखिए, हेडिंग बनाएंगे बेरोजगारी की समस्या, और उसके बाद आप हेडिंग देंगे रूपरेखा। रूपरेखा में जो जो आपको हेडिंग लिखनी होगी वही लिखेंगे, जैसे प्रस्तावना, बेरोजगारी के कारण, बेरोजगारी की समस्या और उपसंहार। लिखेंगे प्रस्तावना में, कहावत है कि बेकार आदमी का दिमाग शैतान का होता है। इसका तात्पर्य है कि यदि किसी के पास कोई उपयोगी काम नहीं है, वह खाली बैठे बैठे समाज विरोधी बातें सोचा करता है। करोड़ों युवा बेकार बैठे हैं और उनकी बेकारी का नतीजा है कि देश में इस समय इतने उत्पाद, तोड़ फोड़, हत्या, डकैती, अपहरण और लूटपाट के कार्य हो रहे हैं। देखिए, जाहिर सी बात है, जो लोग बेरोजगार हैं, जिनके पास कोई काम नहीं है, बेकार का समय इधर उधर करते हैं, खाली समय है उनके पास, तो कहते हैं खाली दिमाग किसका होता है, शैतान का होता है। यानी खाली दिमाग रहेगा तो उल्टी सीधी बातें दिमाग में आएंगी ही, और अपने रोजगार को पूरा करने के लिए, अपनी कमी को पूरा करने के लिए लोग क्या करेंगे, अपहरण करेंगे, लूटपाट करेंगे, हत्या डकैती, यही सब करेंगे, और इनके कारण देश में अशांति है। अब अगला हेडिंग है बेरोजगारी के कारण। लिखेंगे देश में बेरोजगारी पर दृष्टि डालें तो उनमें 2 तरह के लोग मिलेंगे। एक तो ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे युवक मिलेंगे जिन्हें पढ़ने का अवसर नहीं मिला, यानी एक ऐसे व्यक्ति जिन्हें पढ़ने का अवसर मिला ही नहीं।
उनमें शराबखोरी, जुआखोरी, भ्रष्टाचार की अनेक अवांछनीय आदतें पैदा हो जाती हैं। यानी जिन्हें पढ़ने का अवसर ही नहीं मिला, उन व्यक्ति में क्या होगा, वो व्यक्ति शराब पिएगा, शराबखोरी करेगा, जुआ खेलेगा, भ्रष्टाचार करेगा, अनेक प्रकार की ऐसे ही अनवांछनीय आदतें क्या होती हैं, उनमें पैदा होती हैं। दूसरे वर्ग में, दूसरे और बात की जाए तो दूसरे वर्ग में जो शहर और नगर के लोग हैं, रहने वाले जो पढ़े लिखे युवक हैं, ठीक है, रहने वाले ये युवक आते हैं जो शिक्षित हैं तो हैं, पर जिन्हें इच्छा अनुसार, यानी उनकी इच्छा के अनुसार उन्हें कोई धंधा व्यवसाय उपलब्ध नहीं हुआ है, कोई रोजगार उनके अनुसार, उनकी इच्छा के अनुसार उपलब्ध नहीं हुआ है। देहाती क्षेत्र को ले या फिर शहरी क्षेत्र, अशिक्षित का छोड़ दे, यानी जो अशिक्षित हैं देहाती क्षेत्र में या शहरी क्षेत्र में, उनका छोड़ दिया जाए। तो शिक्षित में भी ऐसे युवक मिलेंगे जिन्होंने सारे डिग्रियां ले ली हैं। शिक्षित में ही ऐसे लोग मिलेंगे जिन्होंने सारे डिग्रियां तो ले ली हैं, परंतु वे कोई व्यवसाय नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद है बेरोजगारी की समस्या का समाधान। लिखेंगे, ऐसा नहीं है कि देश में व्याप्त बेरोजगारी की समस्या पर सरकार का ध्यान न गया हो। हर पंचवर्षीय योजना में, यानी हर साल 5 वर्ष की योजना में कार्यक्षम युवकों के लिए नए उद्यमों के सृजन की योजनाएं बनती और कार्यान्वित होती आई है, पर इनका असर नित्य बढ़ती आबादी के कारण क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। और उसके बाद जो उपसंहार है, लिखेंगे, जब हमारा देश अंग्रेजी दास्ता से मुक्त हुआ था, उस समय उसकी जनसंख्या 40 करोड़ से कम थी। वर्तमान में यह बढ़कर 1 अरब से ऊपर जा पहुंची है। यही कारण है कि सारी आर्थिक योजनाओं का हमारे जीवन स्तर पर कोई खास असर नहीं दिखाई देता और बेरोजगारी की संख्या घटने के स्थान पर बढ़ रही है। देखिए, अब हम अगला देखेंगे, विज्ञान वरदान या अभिशाप, ठीक है। ये तो क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। विज्ञान वरदान या अभिशाप पे देखते हैं। हेडिंग बना लेंगे, विज्ञान वरदान या अभिशाप, और रूपरेखा हेडिंग बना के लिखेंगे, प्रस्तावना, विज्ञान एक वरदान, विज्ञान एक अभिशाप, आज का विज्ञान और समाज और उपसंहार। हेडिंग बनाएंगे प्रस्तावना और लिखेंगे, विज्ञान ने हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल दिया है, ठीक है। विज्ञान जो है वो हमारे जीवन को क्या किया है, पूरी तरह से बदल दिया है, और यह हमारे विकास में अहम भूमिका निभा रहा है। इसके आविष्कारों ने दुनिया को न केवल तकनीकी दृष्टि से सशक्त किया है, बल्कि हमारे जीवन को सरल और सुविधाजनक बनाया है। उसके बाद अगला हेडिंग बनाएंगे, विज्ञान एक वरदान, और लिखेंगे, विज्ञान का सबसे बड़ा जो योगदान है वो चिकित्सा के क्षेत्र में हुआ है। विज्ञान का सबसे बड़ा योगदान कहाँ हुआ है, तो चिकित्सा के क्षेत्र में हुआ है। पहले जहाँ असाध्य रोग का इलाज संभव नहीं था, यानी पहले जहाँ ऐसे कुछ रोगें थी जिनका इलाज जो है कि संभव नहीं था, वही आज चिकित्सा विज्ञान ने कई जानलेवा बीमारियों का इलाज खोज निकाला है। टीकाकरण, सर्जरी और नई दवाइयाँ लोगों की जान बचाने में सहायक बनी है। विज्ञान ने क्या किया है, नए नए वैक्सीन निकाले हैं, सर्जरी निकाली है जिससे कि आसानी से क्या हो, ऑपरेशन हो सके किसी भी चीज़ के। नई प्रकार की दवाइयाँ निकाली हैं जिससे जान बचने में सहायक है। इसके अलावा विज्ञान ने हमें ऊर्जा, परिवहन और संचार के क्षेत्र में भी असाधारण सुविधाएं क्या की है, प्रदान की है। अगला है विज्ञान एक अभिशाप। ये किस प्रकार से हमारे लिए अभिशाप है, यानी कि बिल्कुल ही हमारे लिए घातक है, खतरनाक है। जब विज्ञान ने हमें असंख्य वरदान दिए हैं, वहीं इनके कुछ दुरुपयोग भी समाज के लिए क्या है, अभिशाप साबित हुए हैं। प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन जो हमारे समाज की बड़ी समस्या है, पर्यावरण को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाया है। इसके अलावा विज्ञान ने युद्धों के लिए विनाशकारी हथियार का निर्माण किया है, ठीक है। कैसा विनाशकारी हथियार का निर्माण किया है, जिससे लाखों निर्दोष का जीवन संकट में पड़ जाता है। आज का विज्ञान और समाज, अगली हेडिंग है, देखेंगे, आज का समाज में विज्ञान के महत्व को नकारा नहीं जा सकता है।
प्रत्येक क्षेत्र में विज्ञान का प्रभाव देखा जा सकता है। शिक्षा, चिकित्सा, कृषि, परिवहन, संचार आदि में विज्ञान के योगदान के कारण मानव जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं। ठीक है, जो शिक्षा है, चिकित्सा है, कृषि के क्षेत्र है या फिर परिवहन संचार के क्षेत्र है, इन सभी में क्या है, विज्ञान ने बहुत ज़्यादा अपने योगदान दिए हैं, जिसके कारण मानव जीवन क्या है, क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं। लेकिन इनका दुरुपयोग आज भी क्या है, समाज में दिख रहा है। विज्ञान का अगर एक तरफ आपको फायदा दिख रहा है तो दूसरे तरफ क्या है, नुकसान भी दिख रहा है। और लास्ट हेडिंग जो बनाएंगे वो है उपसंहार। लिखेंगे विज्ञान एक ऐसी ताकत है जो यदि सही दिशा में प्रयोग की जाए तो मानवता के लिए वरदान साबित हो सकती है, लेकिन यदि इसका दुरुपयोग हो तो यह अभिशाप भी बन सकता है। ठीक है, अगर इसका दुरुपयोग किया जाए तो यह अभिशाप भी बन सकता है। तो ये जो क्वेश्चन पेपर है इसके सारे क्वेश्चन क्या है, समाप्त हो चुके हैं। तो इसका सारा हमने आपको जो है कि सॉल्यूशन सॉल्व करके दे दिया। आज के लिए बस इतना ही। फिर से मिलते हैं एक और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।